नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ और सबसे पहले बात कोरोना की। देश में कोरोना की रफ्तार अब तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,53,381 नए केस सामने आए हैं। 324 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। महाराष्ट्र में 41,434 तो दिल्ली में 20,434 नए मरीज मिले हैं। तो देश में अब संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। लगातार जो नए मरीज मिलने की संख्या है वो तेजी से बढ़ते जा रहे। दिल्ली में 20,434 नए मरीज मिले हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,572 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 7.99 लाख के पार पहुंच गया है। एमपी में कल एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। मध्य प्रदेश में 166 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,038 पहुंच गई है। चले तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा। 1,572 नए मरीज मिले। 166 लोगों ने कोरोना को मात दी और राहत थोड़ी सी ये कि यहां पर कल एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं किए गए। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 3,455 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कल 69 लोग स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिव दर 7.43% है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस 13,066 है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 40,495 टेस्ट हुए। रायपुर में सबसे ज्यादा और डराने वाले आंकड़े निकलकर सामने आए। 1,024 नए कोरोना के मरीज यहां मिले हैं। दुर्ग में 463, रायगढ़ में 455, बिलासपुर में 372, कोरबा में 319, जशपुर से 189 मामले सामने आए। जांजगीर में 177 नए केस मिले। राजनांदगांव में 85, सरगुजा में 65, बलौदाबाजार से 47 केस सामने आए। कोरिया, धमतरी, सूरजपुर, मुंगेली में भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई। 3,455 नए मरीज मिले। 69 लोगों ने कोरोना को मात दी, स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं मौतों की संख्या भी छत्तीसगढ़ में अब बढ़ी है। 4 मौत कल रिकॉर्ड हुए हैं। रायपुर जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में कोविड कंट्रोल रूम शुरू किया है, जिसमें कोरोना से संक्रमित लोग समेत अन्य लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित होगी। जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम के 3 फोन नंबर भी जारी किए, जिनमें कोरोना जांच, आइसोलेशन सुविधा, एम्बुलेंस समेत कई सुविधाओं के बारे में जानकारी ली जा सकती है। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोग इन नंबरों पर कॉल कर सलाह ले सकते हैं। इन नंबरों पर हर वक्त डॉक्टर मौजूद रहेंगे, जो लोगों को उचित परामर्श देंगे। कंट्रोल रूम का उद्देश्य यही है कि जो कोरोना पॉजिटिव केस आ जाते हैं 24/7, जब वो घर पे रहते हैं तो उनको किसी तरह कोई भी समस्या हो तो यहाँ पर कॉल करके, मेडिसिन हो तो वो पूछ सकते हैं कॉल करके, या घर में रहने के बाद उनको कभी इमरजेंसी हो जाती है तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि हमें तकलीफ हो रही है, तो वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी अधिकारियों की बैठक लेकर चर्चा की जा रही है, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना को हराना है, इसके लिए लोगों को गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। वहीं सीएम ने कहा कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वो जल्द ही वैक्सीन लगवा लें। सीएम ने कहा कि ओमिक्रॉन के टेस्ट के लिए केंद्र सरकार ने हमें अनुमति नहीं दी है। हमें सैंपल ओडिशा भेजने पड़ते हैं, जिसमें सैंपल की रिपोर्ट आने में देरी हो रही। सीएम भूपेश ने प्रशासनिक तैयारियों को लेकर कहा कि हमने ऑक्सीजन, हॉस्पिटल और टेस्ट की सुविधाओं पर विशेष जोर दिया है। हम पूरी तैयारी के साथ कोरोना का मुकाबला करेंगे। लगातार नजर रखे हुए हैं सभी विभाग, इसमें समीक्षा करके
सही समय पे निर्णय लेते जा रहे हैं और इस कारण से हमारे यहाँ कोरोना उस प्रकार से हालांकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ओमिक्रॉन की गति बहुत तेज़ है, तो दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा फिर भी संतोष व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन हमको इसमें रुकना नहीं है बल्कि कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन करना है। तर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को फिर कोरोना की समीक्षा बैठक की, जिसमें बताया गया कि प्रदेश में एक्टिव केस 5000 से ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द 15 से 18 एज वाले ग्रुप वालों का वैक्सीनेशन पूरा करवाएं। इसके लिए हर गांव में ढूंढे पिटवाएं, जिससे वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैले। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि 15 जनवरी तक बच्चों का वैक्सीनेशन हर हाल में पूरा करना है। यह सभी प्रभारी अधिकारियों की जवाबदारी है। हमने मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य अच्छे ढंग से किया है और यही कारण है कि कोरोना लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा। सभी प्रभारी अधिकारी अपने अपने जिलों में पॉजिटिविटी ट्रेंड देख लें और अध्ययन करें। सीएम ने सोमवार को हर जिले की कोरोना नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कही है। बढ़ते आगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी आज सभी राज्यों के अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों की वर्चुअल बैठक लेंगी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल होंगे। एमपी के कांग्रेस नेता भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस के संचालित अलग अलग कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली जाएगी। कांग्रेस संगठन अभी पूरे देश में पार्टी सदस्यता अभियान और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वहीं सोनिया गांधी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगी। चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा। 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रायपुर से प्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई, तो भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का, प्रिया के पास चलते। प्रिया, आज दिन भर की बात करें हम छत्तीसगढ़ में खबरों में, तो क्या कुछ खास आज छत्तीसगढ़ में रहने वाला है? बिल्कुल श्रवण, आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जो है वो बैठक करने वाली हैं। वर्चुअल माध्यम से बैठक आयोजित होगी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के समेत प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, किन किन अभियानों पर कितना काम हो पाया है, इस पर विस्तृत बात की जाएगी। इसके अलावा आने वाले 5 अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी, क्योंकि पूरे देश भर के कांग्रेस पार्टी के लोग जो है इस वर्चुअल बैठक में जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा कोविड-19 की तीसरी लहर को भी लेकर प्रदेश में क्या स्थिति है, चूंकि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो वहां पर भी बात की जाएगी किस तरीके से संगठन इस दौर में काम करे, किस तरीके से लोगों की मदद की जाए। इन तमाम विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ केंद्र को किस तरीके से घेरना है, राज्यों में किस तरीके से केंद्र के खिलाफ अभियान चलाने हैं, केंद्र सरकार की कौन कौन सी गलत नीतियां हैं जिसको राज्यों में लोगों तक पहुंचाना है, इस पर पूरे विस्तार से चर्चा की जाएगी। मेन फोकस रहेगा उन 5 राज्यों पर जिनमें हाल में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा बात करें संक्रमण की, तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3400 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और ये आंकड़े बेहद परेशान करने वाले हैं। श्रवण, बीते कल की बात की जाए तो लगभग 2800 मामले थे और आज 3400 मामले हैं। तो आप ये समझिए कि कितनी तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऐसे में सावधानी कितनी जरूरी है। राजधानी रायपुर इन दिनों कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। बीते 24 घंटे में यहाँ 1000 से भी ज्यादा नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। एकाएक जो संक्रमण बढ़ने लगा है, इससे स्वास्थ्य महकमा भी कहीं ना कहीं देख रहा है और किस तरीके से इस पर काम किया जाए, इसके लिए रणनीति तय की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है कि कैसे यहाँ पर काम किया जाए, क्योंकि राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एकाएक मामले बढ़ने शुरू हुए हैं और इसके बाद अब यहाँ पर किस तरीके से काम किया जाना है, किस तरीके से लोगों को अवेयर किया जाना है, इस पर भी बात चल रही है। वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा देने की गति की ओर जो है जिला प्रशासन आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि राजधानी रायपुर में 15 से 18 आयु वर्ष के जो लोग हैं 192 स्कूल में ये 100% वैक्सीनेशन हो चुका है और जल्द से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सुरक्षित कर दिया जाए, इस पर भी फोकस जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस वक्त कर रहा है। इसके अलावा
दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ भी वो तमाम जिले हैं जहां से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में केसेस सामने आ रहे हैं। इन जगहों पर भी स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश जो है वो जारी है। लगातार जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो या राज्य सरकार हो, लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लगातार मंत्रियों के साथ बैठक की, अधिकारियों के साथ बैठक की है और आगे भी ये जारी रहेगी किस तरीके से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और दुरुस्त किया जाना है। दूसरी और पहली लहर की जो के अनुभव है उनके आधार पर क्या तैयारियां की जानी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ये तैयारियां हमारी पूरी हैं, लेकिन जरूरी है कि लोग अवेयर रहें। और IBC 24 भी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि जो संक्रमण की स्थिति है ये बेहद खतरनाक है और ऐसे में जरूरी है कि लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें और जब भी उनकी बारी आए तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। निश्चित रूप से प्रिया, लगातार हम भी यही लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करें क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करेंगे, नीलम के पास चलते हैं। नीलम, आज मध्य प्रदेश में हम बात करें खबरों में तो क्या कुछ खास है यहाँ पर? जी श्रवण, मध्य प्रदेश की खबरों की अगर हम बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जो है आज मंदसौर के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले मंदसौर के पशुपतिनाथ में दर्शन करने जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा। उसके बाद जो कुछ मृतक कार्यकर्ता हैं उनके घर में उनके परिजनों से मिलने जाएंगे, उनसे संपर्क करने जाएंगे। इसके अलावा कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक है दोपहर के समय। इसके साथ ही साथ मोर्चा संगठन के कार्यकर्ताओं को भी वो संबोधित करेंगे कि बीजेपी की जो है रणनीति क्या कुछ रहने वाली है, आने वाले दिनों में जो योजनाएं हैं वो निचले स्तर के लोगों तक कैसे पहुंचाना है, योजनाओं का क्या कुछ लाभ लोगों को मिला है, इसका प्रचार प्रसार कैसे करना है। इस पूरे बातचीत करेंगे वो कार्यकर्ताओं से कि बीजेपी की आगे की रणनीति कैसे रहने वाली है और बूथ स्तर तक साधने के लिए क्या कुछ काम बीजेपी इस बार करने जा रही है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि VD शर्मा जी जो है सक्रिय बने हुए हैं। 8 तारीख को कल उनका नीमच में दौरा था, आज वो मंदसौर में रहेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा अगर हम दूसरी खबरों की बात करें तो देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में अब जो है कोरोना संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। रोजाना दुगनी तेजी से नए मामले सामने आ रहे हैं और जो संक्रमण की दर है वो भी अब 2.1% तक पहुंच गई है और इसके आगे भी इसी तरह बढ़ने की जो है आसार जताए जा रहे हैं। विशेषज्ञ लगातार इस बात की ओर चिंता जता रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो काफी तेजी से फैल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में राहत की बात ये जरूर है कि अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के केवल 11 मामले सामने आए और जिनमें से कई मरीज जो है अब तक ठीक भी हो चुके हैं। अगर हम पिछले 24 घंटों में मिले मामलों की बात करें तो 1500 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी भोपाल में 400 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। अगर हम एक्टिव केसों की बात करते हैं तो 5038 एक्टिव केस यहां पर हो गए हैं और लगातार CM शिवराज सिंह चौहान जो है समीक्षा बैठकें करते हुए जिला क्राइसिस कमेटियों को निर्देशित कर रहे हैं कि अपने अपने जिले के हिसाब से जो है वो समीक्षा करें। सोमवार को सभी जिला क्राइसिस कमेटियों को अपने जिले की जो है रिपोर्ट CM के सामने पेश करनी है कि क्या कुछ स्थिति है, कोरोना को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ प्रतिबंध वहां पे लगाए गए हैं या क्या काम किए जा रहा है। हम देख रहे हैं कि भोपाल में भी जो है लगातार जो केस मिल रहा है उसके चलते लगातार जो है भोपाल और इंदौर हॉटस्पॉट बनने जा रहे हैं। भोपाल में प्रतिबंधों की हम बात करें तो नाइट कर्फ्यू के साथ साथ यहाँ पर मास्क को लगाने के लिए या जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। पर अब भी जो है लापरवाही यहाँ हमें देखने को मिल रही है और यही एक वजह सामने आ रही है कि जो केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसके आगे भी इसी तरह के बढ़ने के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं। श्रवण, चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़े हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। यूपी में 7 चरण में चुनाव होंगे, मणिपुर में 2 चरण में चुनाव होंगे, जबकि बाकी 3 राज्यों में 14 फरवरी को 1 चरण में चुनाव होगा। 10 मार्च को सभी राज्यों के नतीजे एक साथ आएंगे। इन चुनावों के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं में भी उत्साह है। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने चुनाव में कांग्रेस की जीत की उम्मीद जताई है। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही देश के सबसे बड़े राज्य यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। इन राज्यों में लोकतंत्र का पर्व लगभग 1 महीने चलेगा। यूपी की 403 सीटों पर 7 चरण में चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी से होगी। पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरा 14 फरवरी को, तीसरा 20 फरवरी को, चौथा चरण 23 फरवरी को, पांचवा चरण 27 फरवरी को, छठा चरण 3 मार्च को और आखिरी चरण का चुनाव 7 मार्च को होगा। वहीं मणिपुर की 60 सीटों पर 2 चरण में चुनाव 27 फरवरी और 3 मार्च को होंगे। बाकी 3 राज्यों
पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में चुनाव 14 फरवरी को होंगे। सभी राज्यों के चुनाव के नतीजे एक साथ 10 मार्च को आएंगे। First phase of Uttar Pradesh, the issue of notification is 14 January. So on 7th March, all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. The phases of UP have been put in 7 phases. कोरोना के संकट के चलते चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की बड़ी रैली पर रोक लगा दी है। उसके बाद स्थिति का आकलन कर निर्णय लिया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने तारीखों का स्वागत किया है। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है और 10 तारीख के बाद जो समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि यहाँ के गरीबों का, यहाँ के लोगों का 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं आएगा। 14 फरवरी को वोटें डाली जाएंगी और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। 5 राज्यों के चुनाव में एमपी और छत्तीसगढ़ के नेताओं की भी अहम भूमिका होगी। कई लोग पहले से ही वहां कैंप कर चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में खासकर बीजेपी और कांग्रेस के इन राज्यों के नेता भी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी राज्यों में योजना पूर्वक जनता का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त करने के लिए प्राणपण से जुटे हुए हैं। सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास बनाएगी। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में विकास हुए, योगी और मोदी जी की जोड़ी इस बार फिर कमाल करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा का कुशासन, समाजवादी पार्टी का कुशासन, ये सब कुछ जनता देख चुकी है। कोविड काल में कोई सामने नहीं आया, सिर्फ कांग्रेस ही सामने आई और कांग्रेस वहां पर आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। हम सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। आचार संहिता लागू होने के साथ ही यूपी में नगर निगम की टीम ने सरकारी बैनर पोस्टर हटाना शुरू कर दिया है। कोरोना के संकट के बीच हो रहे इस चुनाव के लिए खास तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बढ़ते आगे, कटनी पुलिस का मानवीय चेहरा तब सामने आया जब सड़क पर तड़प रहे एक युवक को वहां तैनात पुलिसकर्मी ने रिक्शे में लादकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। पुलिस ने सुविधा 108 या 100 डायल को बुलाने की जहमत नहीं की और पीड़ित को माल ढोने वाले रिक्शे में लाद दिया। ठेले वाला गंभीर हालत में एक मरीज को अपने ठेले में लाद कर सीधे अस्पताल पहुंचा, जहां कई बार फरियाद करने के बाद भी मरीज को इलाज के लिए अंदर नहीं लिया गया। परेशान होकर रिक्शे में ही मरीज को अस्पताल के अंदर ले गया, जहां वो बहुत देर तक ठेले में लोड पीड़ित मरीज के इलाज के लिए कर्मचारियों से गुजारिश करता रहा, लेकिन वहां का स्वास्थ्य स्टाफ ठेले में लोड मरीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। रायपुर में ISBT में खुलेआम चल रहे सट्टे और नशे कारोबार का खुलासा करने वाली IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। नगर निगम ने तत्काल टीम भेजकर टर्मिनल के अंदर सट्टेबाजों के अड्डे को नष्ट कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इनके साथ ही नगर निगम आयुक्त ने जल्दी ISBT का पार्किंग ठेका इसी हफ्ते तक फाइनल करने की बात कही है। बता दें कि अब तक ISBT के पार्किंग का ठेका नहीं हुआ है। यहाँ दिहाड़ी देकर लड़कों को खड़ा कर वसूली की जाती रही। आरोप था कि कालीवाड़ी चौक में गांजा और सट्टा का काम करने वाले जिला बदर आरोपी रवि साहू के गुर्गे वसूली कर रहे हैं और इस बीच यहां खुलेआम सट्टा और नशे का कारोबार शुरू हो गया। सूचना मिलने पर IBC 24 ने इसकी पड़ताल की और सट्टुइयों को रंगे हाथ कैमरे में कैद कर लिया। सट्टुइये कैमरे के सामने ही भाग खड़े हुए। इस पूरे मामले को कलेक्टर सौरभ कुमार ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बढ़ते आगे, लोरमी के संवेदनशील गांव आंची डोगरी में पुलिस आबकारी और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त शिविर का आयोजन किया। इस अभियान में जिले के एसपी और आबकारी अधिकारी खासतौर पर मौजूद रहे। इस दौरान आंची डोगरी गांव में नारी जागरण समिति की पहल पर ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से आगामी 26 जनवरी को ग्राम सभा में अवैध शराब की बिक्री और सेवन के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने को लेकर आम राय बना ली है। ग्राम सभा में यह प्रस्ताव लाया जाएगा कि जो भी व्यक्ति शराब का सेवन करेगा उस पर 51,000 का जुर्माना और महिलाओं पर अत्याचार करने पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
वहीं इस दौरान एक बड़ा निर्णय ये भी लिया गया कि अगर उसके बाद भी अपराधियों में सुधार नहीं होता तो अपराधियों के खिलाफ जिला बदर तक की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि लोरमी के आंशी डोगरी गांव में अवैध शराब का बड़े पैमाने पर निर्माण और बिक्री के मामले सामने आते हैं। राजधानी रायपुर में कॉलेज की छात्रा के अपहरण की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी ऑटो ड्राइवर वारदात को अंजाम दे पाता, इससे पहले छात्रा ने उसकी मंशा भांप ली और ऑटो से कूदकर थाने पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक डागा कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ने वाली छात्रा को कॉलेज के बाहर निकलते ही एक ऑटो मिला, जिसमें बीरगांव जाने के लिए उस ऑटो में बैठकर घर की ओर रवाना हुई। तभी मेकाहारा चौक पर पहुंचती ऑटो ड्राइवर ने अपने ऑटो में बैठे 2 लोगों को उतारा और ऑटो को बीरगांव न जाकर पंडरी की तरफ मोड़ दिया। छात्रा ने इसका विरोध किया तो ऑटो ड्राइवर मुश्ताक अली ने उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद कॉलेज छात्रा चलते ऑटो से कूदकर जैसे तैसे गंज थाने पहुंची और परिजनों को कॉल कर थाने बुलाया। खालसा स्कूल से मोड़ करके बीरगांव ले जाने की थी, तो लड़की घबरा करके उतर गई। उस पर ऑटो चालक द्वारा उससे पूछने लगा कि तुम उतर गई हो, तुमको कहीं चोट लग जाता करके बहसबाजी करने लगा और देख लेने की धमकी दी है, जिस पर थानागंज में आरोपी मुश्ताक ऑटो चालक के विरुद्ध में 342 और 506 के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।